जय हिंद दोस्त, राम राम। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूँगा आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी SSGD और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 23-24-25 की तैयारी आप लोग विस्तार से कर रहे होंगे, मन लगाकर लगे होंगे तैयारी में। तो भैया तैयारी तो कर रहे हैं, अब तैयारी को और अच्छा कैसे प्रकार से बनाया जा सकता है, तो उस तैयारी को और अच्छे से प्रकार से अच्छी दिशा देने के लिए हम लोग किसके लिए कहाँ पर प्रस्तुत होते हैं रोज़ाना? हम लोग होते हैं रोजगार सारथी प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं हिस्ट्री। ओके, तो आप लोगों को क्या कराई जाएगी? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भैया हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हिस्ट्री में हम लोग आ चुके थे कहाँ तक नंद वंश तक हम लोग आ चुके थे। उससे पहले हम लोग बाकी वंशों को कवर कर लिया था। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंद वंश पढ़ेंगे। किस में हम लोग नंद वंश पढ़ते हैं? हम लोग होते हैं मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में कितने वंश आते हैं भैया? तो आप कहेंगे भैया मगध साम्राज्य में 4 वंश आते हैं। अब वो 4 वंश कौन कौन से होते हैं? हर्यक, हसना, मना है। हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, और लास्ट में आप बोलेंगे मौर्य वंश। तो ये 4 वंश इसमें अंदर आते हैं, हसना मना है। ओके, तो हम लोग इन 3 वंशों को कवर कर चुके हैं। तीसरा वंश है, उसको थोड़ा ही टॉपिक उसके अंदर है, उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे? हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे मौर्य वंश की ओर, मौर्य युग की ओर, कि मौर्य युग में भैया क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे हुआ है। उससे पहले हम बात कर लेंगे घनानंद के बारे में। ये किसका पुत्र था? ये महापद्म नंद का पुत्र था। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि जो नंद वंश है उसकी स्थापना किसने करी? उसकी भी स्थापना करी है महापद्म नंद ने, जो कि घनानंद के पिताजी थे। ओके, तो इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। अब घनानंद की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती, सॉरी, महापद्म नंद की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। जब महापद्म नंद की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन आ जाता है? तो मगध की गद्दी पर आ जाता है घनानंद। कौन आ जाता है? घनानंद। घनानंद 322 में मगध की गद्दी पर आ जाता है। 322 BC में जब घनानंद मगध की गद्दी पर आ जाता है तो शासन किसके हाथ में आ गया? शासन आ गया घनानंद के हाथ में। अब घनानंद के कैसा? घनानंद एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक भैया कहा जाए तो कैसा? क्रूर शासक ऐसा कि अपनी प्रजा को कुछ समझता नहीं था। प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने टैक्सेस लगा रखे थे। क्या लगा रखे थे? कर बहुत ज़्यादा लगा रखे थे। कई प्रकार के उसके ऊपर, प्रजा के ऊपर कर लगा रखे थे, जिससे क्या हुआ? प्रजा कर तले दब चुकी थी। अब प्रजा करे तो करे क्या? इस शासक का कुछ तो निपटारा चाहिए था। तो हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले घनानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है सिकंदर, जिसने किया, ये यूनानी शासक रहेगा। यूनानी शासक जिसने किया भारत के ऊपर इसके ही समय काल में आक्रमण करने की कोशिश करी थी। तो उस आक्रमण को कैसे व्यक्ति ने रोका वो हम लोग इस पर जानेंगे विस्तार से। 1 मिनट जरा। क्या कहेंगे? हम लोग जानेंगे विस्तार से कि कैसे सिकंदर जो था, व्यक्ति कौन रहेगा? वो व्यक्ति रहेगा सिकंदर। कैसे सिकंदर भारत में आया, कैसे उसने कौन सी मानसिकता लेकर वो भारत में आया। तो हम लोग जब बात करेंगे सिकंदर के बारे में तो सिकंदर को विस्तार से आपको समझाऊंगा बस कि कौन था सिकंदर। हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे सब कुछ, कि कैसे वो भारत आया, कैसे उसने कौन से दर्रे से भारत आया, कैसे उसकी सेना ने कैसे युद्ध लड़े, क्या उसकी मानसिकता थी, कहाँ का शासक था, सब चीज़ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक है इसके बारे में, घनानंद के बारे में। फिर घनानंद के बारे में हम लोग विस्तार से कहाँ जानेंगे? जब हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत टॉपिक उसके अंदर है जब हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है आपका? आज का टॉपिक रहेगा कौन सा? थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक टॉपिक है, कौन सा रहेगा? नंद वंश। नंद वंश। तो भैया आप कहेंगे कौन सा वंश रहेगा भैया? ये रहेगा आपका नंद वंश। तो हम लोग नंद वंश के बारे में विस्तार से सब कुछ जानने वाले हैं। इस वंश का बोला जाए शासनकाल कब से कब तक रहा है? 344 से लेकर 322। बहुत ही छोटा शासनकाल है, लगभग 22 वर्षों का शासनकाल है। कितने वर्षों का कहेंगे भैया? 22 वर्षों का। इन 22 वर्षों में इस पे 2 शासक रह चुके हैं। कौन से 2 शासक कहेंगे आप? एक कहेंगे महापद्म नंद, दूसरे
घनानंद, जो कि महापद्म नंद के पुत्र थे। और ये शासक कहाँ के शासक थे? ये वैशाली के शासक थे, जिसे जिससे वर्तमान हम लोग बिहार कहते हैं। और बिहार में एक राजधानी पटना, उसको पहले क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए, बहरहाल अब हम जाते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक अपना क्या है? घनानंद। कौन सा टॉपिक रहने वाला है अभी के लिए? क्या कहेंगे भैया? घनानंद। अब घनानंद कब तक रहा है? 322 बीसी तक। इसने शासन भैया कब तक किया है? तो हम कहेंगे कि घनानंद ने 322 बीसी तक शासन किया है। अब घनानंद पर इसके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम लोग जानते हैं, महापद्म नंद है, जिसने नंद वंश की स्थापना करी थी। ओके, इसके क्या हुआ? इसके समय पे कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि बात करें कि सिकंदर जो है, सिकंदर के समय पर था। क्या कहेंगे भैया? आप लोग कहेंगे कि ये सिकंदर के समय पर था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर स्पेशली कहाँ? पाटलिपुत्र में जब आक्रमण करने की इसने योजना बनाई थी, तो ये कहाँ था? ये उस समय स्थापित था यहाँ पे, मतलब राजगद्दी पर विराजमान था। एक यूनानी लेखक हुए हैं, क्या हुआ है? यूनानी लेखक, यूनानी जो लेखक हुआ है, उसने इसको किस नाम से बोला है? यूनानी एक लेखक हुआ है, लेखक ने इसको जो घनानंद है उसके एक नाम दिया है। किस नाम से पुकारा है? अग्रमीज के नाम से इसको संबोधित किया है। क्या कहा गया? इसको अग्रमीज, अग्रमीज कहकर संबोधित किया। यूनानी लेखक, यूनानी लेखकों द्वारा इसको अग्रमीज कहकर संबोधित किया गया। और क्या किया गया? क्या कहेंगे? घनानंद के समय, घनानंद के समय कब? 325 बीसी में। क्या कहेंगे भैया? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने कौन से एरिया में आक्रमण किया था? पश्चिम वाले एरिया में। जैसे बात करें आप लोग तो भारत का मैप कैसा हो जाता है? थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ओके, कोशिश करते हैं। ओके, ये था पश्चिमतम एरिया। ओके, तो पश्चिमतम एरिया ने क्या किया? उसने क्या कहें? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कौन से वाले एरिया में आक्रमण किया? इस वाले एरिया में। कौन से? पश्चिमतम एरिया में आक्रमण करने की कोशिश करी, इरादा बनाया, पर क्या वो इरादा इसका अनसक्सेसफुल हो गया। ओके, तो इसने पश्चिमतम एरिया में आक्रमण करने की कोशिश करी, पर इसका आक्रमण करने का इरादा अनसक्सेसफुल हो गया। ये यहाँ पे नहीं आता, ये यहाँ पे आएगा। ओके, कुछ कुछ इस प्रकार से। ओके, चलिए, तो इसने पश्चिम एरिया में आक्रमण करने की कोशिश करी, पर वो असफल रहेगा। आगे जाके किस कारण रहेगा वो हम लोग जानेंगे। कौन से भारत में? पश्चिम भारत में इसने आक्रमण करने की कोशिश करी। आक्रमण किया था। क्या किया था? पश्चिमतम भारत पर इसमें आक्रमण किया था। अब यह बात आती है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सिकंदर ने आक्रमण किया, सिकंदर आया, तो ये सिकंदर था कौन? कहाँ से ये व्यक्ति आया? और इसको भारत ही इसने क्यों चुना? युद्ध के लिए भारत ही क्यों चुना? अन्य राज्य, क्या इसने अन्य राज्य पर भी आक्रमण किया? क्या अन्य देशों पर भी इसने आक्रमण किया? तो आप कहेंगे हाँ भैया, इसने अन्य देशों पर भी आक्रमण किया। भारत को चुनने का कारण क्या था इसका? अभी हम बताते हैं। ओके, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे जानते हैं भारत को चुनने का इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था। अब आपका टॉपिक होगा घनानंद, यहाँ से खत्म हो जाता है। घनानंद के बारे में थोड़ी बहुत बात रहेगी, वो हम लोग जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब इसके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जान जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ जानना था कि घनानंद किस वंश से आता था। घनानंद आता था नंद वंश से। अब हम लोग एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सिकंदर। क्या कहेंगे आप कहेंगे सिकंदर। सिकंदर को किस नाम से और जानते हैं? सिकंदर को हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। किस नाम से? अलेक्जेंडर द ग्रेट, या सिकंदर महान के नाम से भी बहुत लोगों ने इसको संबोधित किया है। अब बात आती है कि भैया, क्या सिकंदर सच में महान था? क्या सिकंदर सच में महान था?
क्या उसने कुछ ऐसे महान कार्य किए जो उसको महान कहा जाए? क्योंकि आप कहेंगे, आपने बहुत बार सुना होगा सिकंदर महान था, और आप लोगों ने बहुत चीज़ें ये बार सुनी होगी, आपने 12th या उससे निचली जो पुस्तकें उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब बात आती है कि यह सच में महान था। तो यहाँ पे दो तर्क दिए जाते, दो लोग यहाँ पे सामने आते हैं, एक उसको महान बताने वाले और एक ना महान बताने वाले। एक उसको क्रूर व्यक्ति मानते हैं क्योंकि उसने सारे देश पे जीतने की, मतलब पूरी दुनिया पे अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश करी, और कुछ मानते हैं कि उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। तो इस प्रकार से उसको कुछ जो इतिहासकार है वो अच्छा बताते हैं और कुछ इतिहासकार उसको बुरा घोषित करते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने सोच के हिसाब से आप लोग डिसाइड करिए क्या वो महान था कि नहीं था। अभी हम उसके कार्य बताएंगे सारे, तो आप उस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सिकंदर सच में महान था या नहीं था। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग खुद इतने समझदार हैं, आप लोगों की मानसिकता खुद इतनी है कि आप लोग कि कौन अच्छा था कौन बुरा था ये समझ सकते हैं। बताना हमारा कार्य है, समझाना हमारा कार्य है, मेरा काम समझाना मेरा काम है कि क्या क्या उसने कार्य किए और उन कार्यों की वजह से उसने महान कहलाएगा कि अमहान कहलाएगा वो। ओके, तो बात करते हैं सिकंदर कहाँ से आया था। सिकंदर ने भारत को ही क्यों चुना, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिकंदर ने भारत को ही क्यों चुना, और क्या इसके ने अकेले भारत को चुना या पूरी दुनिया को भारत के युद्ध के लिए चुना। अब बात आती है यहाँ से। तो जब सिकंदर का जन्म होता है, तो सिकंदर जन्म होने से कुछ वर्ष बाद जब वो बड़ा होता है, तो उसने जब उसके जो वहाँ के यूनान, ये कहाँ का रहने वाला था, ये यूनानी था। क्या कहेंगे आप, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, यूनानी था। क्या कहते हैं आप कहेंगे कि भैया सिकंदर यूनानी था, यूनान का निवासी था। कहाँ से रहने वाला था ये सिकंदर, आप कहेंगे भैया सिकंदर यूनान का रहने वाला था। ओके, यूनानी था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि ये भारत आया क्यों। तो जब इसका जन्म हुआ, तो जन्म से कुछ वर्ष बाद जब इसको राजगद्दी मिली, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता इसके कौन थे, पिता आप कहेंगे कि पिता इसके थे फिलिप्स। क्या कहेंगे आप, पिता फिलिप। ओके, फिलिप सेकंड, ये कहाँ के शासक थे, जिसके पिता से एक स्टेट पड़ता है मकदूनिया। कहाँ पर, यूनान में एक स्टेट पड़ता है, एक राज्य देश पड़ता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मकदूनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मकदूनिया। मकदूनिया का शासक। अच्छा, ओके, ये क्या हुआ, ये इसके पिता का नाम फिलिप्स था। अब इसने क्या, जब ये बड़ा हुआ धीरे धीरे अपनी उम्र में आया, तो इसने क्या अपने यहाँ पे अलग अलग स्टोरी के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। तो उनमें से एक देश आया, अलग अलग देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो उनमें से जब इसके सामने एक देश आया, वो देश था अपना देश भारत। जब इसने अपने देश भारत के बारे में जाना कि इस देश में क्या कहते, उस समय जो लेखक थे और बाकी जो विदेश यात्री जब आते थे, तो उस समय वो लोग क्या कहते थे कि भारत एक अमीर देश है। अब उन लोगों के लेखकों की जानकारी में भारत कैसा एक अमीर देश के रूप में संबोधित किया गया है। तो लोगों ने इसको कैसा अमीर देश संबोधित करके प्रस्तुत किया। तो भैया इसने कहा यार इतना अमीर देश है, कोई नहीं देखते हैं इसको। तो इसने भारत पर भी आक्रमण करने के इरादे से आया था। अब इसके आक्रमण कैसे असफल होते हैं वो हम लोग आगे जानेंगे। ओके, पहले इसके बारे में थोड़ी भी चीज़ जान लेते कि कैसे अब इसका गद्दी पर बैठा, कैसे इसका ये चीज़ हुई, वो सब चीज़ें। ओके, फिर इसके बारे में जन्म जानेंगे। बात करें इसके जन्म, तो जन्म इसका कब होता भैया, अगर बात करते हैं आप सिकंदर के जन्म की, तो सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ। 356 बीसी में इसका जन्म हो जाता है। अब भैया प्रथम बार ये गद्दी पर कब स्थापित होगा, तो आप कहेंगे प्रथम बार गद्दी पर ये 336 में गद्दी पर बैठता है। तो अपने जन्म से कितने वर्ष बाद, लगभग उस समय ये 20 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। ओके, तो क्या कहेंगे आप, गद्दी पर बैठा। गद्दी पर कब बैठा, 336 बीसी में। क्या कहेंगे आप, गद्दी पर बैठा 336 बीसी में।
ओके भैया, गद्दी पर बैठ जाता है 336 बीसी में, तब ये क्या करता है, तब ये युद्ध छेड़ देता है। ये इसको क्या, इसको पूरी दुनिया जीतने की होड़ लग गई थी। इसने कहा था नहीं मैं पूरी दुनिया जीतना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सब्र सम्राट घोषित करना चाहता हूँ। ओके, तो इसने क्या किया कि मैं पूरी दुनिया पे राज करने के इरादे से आया हूँ और पूरी दुनिया पे मैं राज करूँगा। इस इरादे से आया था भाई साहब, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। पर आज तक भाई साहब किसी ने पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, तो ये भाई साहब भी असफल हुआ। पर कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया को कुछ परसेंट, बोला जाता है पूरी दुनिया का सिर्फ 13% भाग, करीब करीब 13% भाग इसने जीत पाया था। 13% भाग में बहुत सारे इलाके हैं, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, उस समय का भारत। ओके, तो ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और बहुत बड़े और भी देशों तक इसने, अफ्रीका, पाकिस्तान, बोला जाए तो और भी एरिया थे, उन सब एरिया को इसने क्या किया, अपने कब्जे में लिया, जीता सबको। तो सब बात करते सबसे पहले किसी को जीता, तो सबसे पहले इसने युद्ध कहाँ पे छेड़ा, एक काबुल और मध्य के, किस पे, काबुल व सिंध। कहाँ लड़ाई करी इसने सबसे पहले, काबुल और सिंध में। काबुल और सिंध में जब इसने लड़ाई करी तो ये काबुल और सिंध में अपने विजय प्राप्त कर लेता है। प्रथम युद्ध इसका कहाँ था, काबुल और सिंध। गद्दी पर बैठने के बाद प्रथम युद्ध इसका था काबुल व सिंध में। जब ये काबुल व सिंध में प्रथम युद्ध करता है तो उसके मध्य के मध्य मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में एक नगर की स्थापना करता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, सिकंदरिया नाम से। किस नाम से, उस समय एक नगर की स्थापना करता है ये, किस नगर की, सिकंदरिया। क्या कहेंगे, सिकंदरिया की स्थापना की। कब करी भैया सिकंदरिया की स्थापना, तो आप कहेंगे 336 के बाद, जब ये गद्दी पर बैठा और इसने पूरे दुनिया को जीतने की होड़ मच गई। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, सिकंदरिया नाम की स्थापना कर देता है, तो फिर इसको चोट लगती कि अरे मैं बहुत, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुछ वर्षों तक लड़ाई चली और लड़ाई चली, देशों को जीतते जीतते बहुत सारे दुनिया के देशों को जीता इसने। जीतते इसके दिमाग में आया कि मैं अब भारत पे जीतूंगा, तो इसने क्या किया, भारत में आने का इसने प्रवेश बनाया। जब ये भारत में आ रहा था तो उस समय, जैसा कि मैंने आपको घनानंद के बारे में बात करी थी, तो क्या था, यहीं भी बता देता हूँ, घनानंद। घनानंद, ओके, ये क्या था, ये घनानंद था, नंद वंश का शासक। ओके, तो इसके समय पे आया था ये। तो उस समय इसका इरादा क्या था, सिकंदर का इरादा था कि ये पाटलिपुत्र को विजय करे, क्योंकि वो एक समृद्ध स्थान था जिसको मगध कहते हैं। तो मगध पे इसकी ज़्यादा पकड़ थी कि इसको जीतना है, तो ये मगध पे हमला करना चाहता था। पर उनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते जिसका नाम था चाणक्य। क्या रहा करते थे, चाणक्य। उसी दरबार में, मतलब उसी राज्य में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम करते थे। प्रोफेसर कौन, चाणक्य, जो कि प्रोफेसर थे। कौन थे, प्रोफेसर। चाणक्य के बारे में विस्तार से आगे हम लोग जानेंगे, अभी सिर्फ उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लो। ये कहते प्रोफेसर, ये कहाँ पे प्रोफेसर थे, ये थे तक्षशिला में। कहाँ पे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। तक्षशिला में जब ये प्रोफेसर थे तो उस समय तक्षशिला में इनके गुप्तचरों के माध्यम से और बाकी तक्षशिला के जो पीठ अधिकारी थे, जो भी अधिकारी थे, उन सबको पता चलता है कि सिकंदर नाम का एक यूनानी शासक क्या करना चाह रहा है, वो भारत के मगध राज पे हमला करने के इरादे में है। तो ये लोगों को पता चलता है इस बारे में कि हाँ यार, ये इरादा तो है इसका हमला करने का। तो अब यहाँ पे सब लोगों की मीटिंग हुई सब लोगों की। जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में बात चली कि यार अब ये तो बहुत क्रूर था घनानंद, तो इनको सबको पता था कि घनानंद क्रूर है। अब इस घनानंद के पास जाए कौन, क्योंकि घनानंद तो क्रूर था ना। तो बात आई, चलो भैया कौन जाएगा। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसा शासक था ना, किसी की इज्जत नहीं करता था, चाहे महिला औरत हो, मंत्री हो, संतरी हो, या फिर कोई संत हो, सन्यासी हो, किसी की ये इज्जत नहीं करता था। तो फिर इसके पास कोई जाता भी नहीं था, डर लगता है सबको, ये कैसा क्रूर शासक है, कुछ भी करवा सकता है, मरवा भी सकता है, तो कौन जाएगा भाई, मौत का डर तो सबको लगता है।
तो फिर एक व्यक्ति आए महान सामने निकल के। वो व्यक्ति कौन थे? वो थे चाणक्य। चाणक्य ने कहा कि मैं जाऊंगा घनानंद के पास मिलने के लिए। तो चाणक्य क्या किए, इसके पास गए, इसके दरबार में गए। जाते जाते रास्ते में गए, दरबार में पहुँचे। तो दरबार में ये तो वही वह भैया मग्न था लड़कियों के बीच में, मस्ती में लगा है, कुछ भी राजपाट में ध्यान नहीं है। जब ये इसके राज पे गए तो देखा कि लोगों से टैक्स वसूला किया जा रहा है, लोगों की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है। मतलब ये एक प्रकार से बोले कि पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो रखा था, राज्य में कुछ भी चीज़ व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। तो चाणक्य ये सब चीज़ें देखते हुए राज्य से जा रहे थे और इसके दरबार में जब पहुँचे तो चाणक्य जब दरबार में पहुँचे तो चाणक्य से पूछा तुम कौन हो। पहले तो उसका आदर किया कि तुम कौन हो, बताया कि मैं ऐसे तक्षशिला का प्रोफेसर चाणक्य हूँ। तो चाणक्य ने उसने कहा अच्छा बताओ क्या काम है। तो चाणक्य ने कहा कि महाराज मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे इधर एक क्या बोलते हैं, एक यूनानी शासक है जिसका नाम है सिकंदर। वो हमारे मगध साम्राज्य पे आक्रमण करने के इरादे में है। उन्होंने समझाया उसको कि भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा अभी आ जाओ, काम वाम कर लो थोड़ा। तो इसने कहा कि इतना कहाँ ताकतवर हो। घनानंद ने कहा कि वो इतना कहाँ ताकतवर है, हम बहुत अच्छी हैं, हमारी सेना सब कुछ अच्छी है, हम सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये चीज़ तो पता थी ना प्रोफेसर चाणक्य को, वो तो देख के आ रहे थे स्थिति कैसी चल रही है। तो उनको तो पता था ये कमज़ोर है, हाल ही हार जाएंगे ये लोग। तो प्रोफेसर घनन वो चाणक्य ने कहा कि भैया मान जा बात, नहीं मर हो जाएगा खामा खाम में। तो बहुत समझाया घनानंद को, नहीं माना। तो घनानंद ने क्या किया, प्रोफेसर चाणक्य की बेइज्जती करके भगा दिया। बोला तू क्या करेगा, तू जब समझाएगा हमें, तू राजा है क्या, ये वो फालतू बातें बोली, बहुत सारी बातें बोली। तो इससे क्या हुआ, घनानंद ने इनको धक्के वक्के मार मुड़ के, लाते वाते मार मुड़ के निकाल दिया बाहर। तो इससे क्या हुआ, जब बाहर दरबार से सीढ़ी से ये नीचे गिरे, जब ये नीचे गिरे तो ये हो गए क्रोधित। कौन? चाणक्य। चाणक्य क्रोधित हो गए। चाणक्य की शिखाएँ खुल गई। शिखाएँ मतलब बाल, जो चोटी बांधते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो उनकी चोटी खुल गई उस समय। तो जब चोटी खुली तो इन्होंने एक प्रण लिया। इन्होंने प्रण क्या लिया, इन्होंने कहा कि घनानंद मैं तुझको गद्दी से जब तक नहीं हटा देता तब तक मैं अपनी शिखाएँ नहीं बांधूंगा। घनानंद ने मज़े में ले लिया। उन्होंने कहा कौन करता है मेरा कुछ, मैं तो राजा हूँ, मेरा कौन क्या उखाड़ेगा, कह दिया ऐसी बात, चला गया घनानंद भी, चाणक्य भी। तो चाणक्य फिर चले गए। फिर जाते जाते आगे गए। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। यहाँ तक स्टॉप ही रखते हैं, ओके, क्योंकि सारी चीज़ जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, मज़ा तब आएगा। तो आगे वाली स्टोरी आगे जानेंगे, ओके। चलिए, यहाँ तक हो गया सिकंदर के बारे में। काबुल पर सिकंदरिया नाम की स्थापना करी, ओके। फिर क्या हुआ, चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ाते हैं ना। भाई साहब सिकंदर की 2 वीडियो बनने वाली है, एक वीडियो में नहीं समझ में, टॉपिक बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा है, ओके। क्या कहेंगे आप लोग, इसने क्या किया, सिकंदर ने कब 325 बीसी में क्या किया, भारत पर आया, भारत में आया। कहाँ पर आया, 325 बीसी में भारत में आया। जब ये सारी दुनिया से जीतते भारत की ओर, दुनिया के देशों को जीतता हुआ आगे आ रहा था, तब आते आते ये भारत में आया। अब भारत में जब आया तो भारत में इसने प्रवेश के लिए कौन सा रास्ता चुना, तो प्रवेश के लिए खैबर दर्रा कहलाता है। कौन सा दर्रा, आप कहेंगे खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा कहेंगे भैया, आप कहेंगे खैबर दर्रा। तो इसने कहाँ से प्रवेश किया, खैबर दर्रे से। क्या कहेंगे भैया, ये खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश कर गया। खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाता है। तो ये पहला आक्रमण, जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे पहले तो अपने काबुल और सिंध में किया था, पर जब भारत में आया तो भारत में इसने अपना पहला आक्रमण कहाँ पे किया, तो आप वो जानते हैं। पहला आक्रमण भारत पर। अभी तक ये तक्षशिला पहुंचा नहीं है, अभी तक ये पंजाब वगैरह एरिया में घुसा है, अभी प्रवेश किया इसने। अब ये आगे आगे जाने का तक्षशिला तक जाएगा, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता ये,
उसका कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को क्यों नहीं पहुंच पाता। ओके, तो ये क्या, पहला आक्रमण भारत पर किया, क्या कहेंगे आप, पहला आक्रमण भारत पर किया। अब ये जो इसने पहला आक्रमण किया वो कहाँ पर किया था, तो आप कहेंगे तक्षशिला था। तक्षशिला नाम की राजधानी थी, क्या थी, तक्षशिला। जहाँ के प्रोफेसर क्या थे, प्रोफेसर चाणक्य। प्रोफेसर चाणक्य वहीं से आए थे कि मेरे इधर तो हमला हो चुका है, अब तू भैया अपना संभाल ले, बचा, कोशिश करें, हमारे इधर तो चल ही रहा है। क्या क्या, तक्षशिला। तक्षशिला। और तक्षशिला में उस समय राजा हुआ करते थे, कौन, दो राजा उस समय शासक कर रहे थे, शासन कर रहे थे। एक तो क्या कहेंगे, पोरस, एक राजा का नाम क्या रहेगा, एक तो रहेगा अंबी, कौन, एक राजा रहेगा अंबी एंड दूसरा राजा रहेगा पोरस। अच्छा ये बताओ, पोरस की स्टोरी किस किसने सुनी है, किस किसके बीच हुआ, विरुद्ध। जब ये आया तब ये दोनों राजा एक साथ आ गए, ये दोनों राजा एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। पर जब इन दोनों राजाओं ने लड़ना शुरू किया तो अंत में आकर कुछ समय बाद ये जो अंबी था वो हार मान लेता है और कहता है कि चंद से, सिकंदर से, कि महाराज मैं हार मान रहा हूँ, मैं आपके अधीन होना चाहता हूँ। तो ये किसके अधीन हो जाता है, ये अंबी के अधीन, अंबी सिकंदर के अधीन हो जाता है। पर यहाँ पे ये पोरस, ये अपने आखिरी दम तक इससे लड़ता है। किससे लड़ता है, सिकंदर से। आगे जानेंगे। इसने क्या किया, इसने समर्पण कर दिया। इसने तो समर्पण कर दिया भैया। अब बचा पोरस थे, ये दोनों प्रसिद्ध राजा थे, क्या बोलेंगे, ये प्रसिद्ध राजा थे। ये दोनों ना भैया बहुत प्रसिद्ध राजा थे, कौन, अंबी और पोरस, क्या कहेंगे, अंबी और पोरस। इनका राज्य कहाँ से फैला था, राज्य कहाँ तक था इनका, झेलम और चिनाब। चिनाब नदी के मध्य, कहाँ पर था भैया, झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। इनका शासनकाल यहाँ तक फैला हुआ था, इनका शासन यहाँ तक फैला हुआ था। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। आप लोगों को इधर गर्मी कितनी पड़ रही है और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्त, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। एक खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि भैया ऐसी भैया वैसी, तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मेरे बच्चों कमेंट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप लोग कमेंट करो, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ बच्चों के लिए। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग नेक्स्ट टाइम से ज़रूर क्या करेंगे, कमेंट। ओके, चलिए क्या बोलेंगे, पोरस और सिकंदर। तो भैया एक बात आती है, जब पोरस और, क्योंकि अंबी तो उसने अधीन हो गया, उसको संपूर्ण समर्पण कर दिया उसने, अब बच्चा पोरस। अब पोरस इससे लड़ेगा, किससे, सिकंदर से। तो क्या हुआ, पोरस, क्या कहेंगे आप, पोरस एंड सिकंदर के बीच युद्ध। क्या हुआ भैया, पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ। तो भैया जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इसके कार्य हुए। ओके, इस युद्ध को सबसे पहले हम किस नाम से जानते हैं, हाइड एंड स्पीच के युद्ध के नाम से। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, हाइड स्पीच का युद्ध। क्या कहेंगे, हाइड स्पीच का युद्ध, या फिर बितास्ता, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे चिनाब युद्ध, झेलम युद्ध। क्या कहेंगे, बितास्ता या फिर झेलम युद्ध, झेलम युद्ध। क्योंकि झेलम जो नदी है उसका पुराना नाम क्या है, बितास्ता। तो आप लोग दोनों नाम से समझ सकते हैं, बितास्ता या फिर झेलम युद्ध। तो अब भैया बात आती है हाइड एंड स्पीच के युद्ध की। जब ये युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें पोरस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जीतने की, पर पोरस की सेना इसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है और पोरस क्या होता है, सिकंदर से हार जाता है। क्या होता है, सिकंदर से इस युद्ध में पोरस हार जाता है। क्या करता है, पोरस हार जाता है।
पर पोरस तो हार जाता है, पर पोरस इससे जो बहादुरी से लड़ता है ना, और इसको हराने की पूरी पूरी अपनी तरफ से प्रयत्न करता है, इस बहादुरी को देखकर क्या हुआ, सिकंदर इस पे फिदा हो जाता है। फिदा मतलब अच्छा इसको मानता है। तो फिर क्या करता है, सिकंदर इसको रिहा कर देता है, इसको इसका राज्य वापस दे देता है। क्या करता है, पर पोरस की क्या कहेंगे, बहादुरी को देख कर, क्या कहेंगे, बहादुरी को देख कर सिकंदर उसका उसका राज्य वापस कर देता है। क्या करता है, सिकंदर उसका राज्य, एक मिनट दोस्त, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, एक मिनट। सॉरी दोस्त, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके चलिए बढ़ते आगे। क्या कहेंगे, सिकंदर इसका राज्य वापस कर देता है। अब एक स्टोरी आती है किसके मध्य, सिकंदर और पोरस के मध्य। ये कहानी है। कहानी क्या है, जैसे सुनते हैं कि जब ये सिकंदर इससे हार जाता, पोरस इससे हार जाता है सिकंदर से, तो क्या होता है, ये कि यहाँ पे अखाड़ा होता है। क्या होता है, अखाड़ा होता है, मैदान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ये राजा बैठे हैं, ये सिकंदर, और यहाँ पे इसके लोग लड़े हैं, जो लड़ने वाले लड़ाकू, और यहाँ पे ये पोरस खड़ा है। क्या खड़ा है, पोरस। क्या कहेंगे आप लोग, पोरस। ये हो गया पूरा मैदान था, यहाँ पे पोरस खड़ा, जंजीरों में बनना पड़ा है। अब ये पकड़ के ले जाता है, तो इसकी बीबी होती है हेलिना। क्या होता है, बीबी का नाम कौन सा होता है, सिकंदर की बीबी का नाम हेलिना। सिकंदर बीबी का नाम क्या है, हेलिना। तो हेलिना और ये सब यहीं पे बैठे हुए थे, सिकंदर भी इधर है, हेलिना भी इधर है, बाकी इसके मंत्रीगण भी सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। सिकंदर इधर, हेलिना इधर, पोरस बीच में अखाड़े में बंधा है जंजीरों से, क्योंकि उस समय वो हार नहीं मार रहा था, तो बड़ी ही बहादुरी से वो लड़ा। तो युद्ध हुआ, 3-4 लोगों के बीच में युद्ध करवाएगा सिकंदर, पोरस जीत रहा है। पर पोरस की बहादुरी देखकर इसको तो खुशी नहीं है, पर इसकी जो बीबी थी हेलिना, हेलिना बड़ी देख के मुस्कुराई, सिकंदर की ओर देखा, सॉरी पोरस की ओर देखा और देख के मुस्कुराई। जब पोरस की ओर देख के मुस्कुराई तो इसको तो भैया सिकंदर को तो चिड़न हो गई। तो चिड़न कहता है, हैं तू उसको देख के क्यों मुस्कुरा रही है। वो चुप। हेलिना क्या कहे उसके आगे, तो हेलिना चुप। सिकंदर को आया गुस्सा, सिकंदर ने कहा है मेरी बीवी को उसको देख के हंस रही है, चल नीचे लेके आया। क्या किया, इसके राखी बंधवा दी। क्या किया, सिकंदर के राखी बंधवा दी, पर सॉरी सिकंदर से पोरस को राखी बंधवा दी। जब पोरस को राखी बंधवा दी तो सिकंदर रिश्ते में भाई कहला गया। फिर इसने क्या किया, सिकंदर ने पोरस को छोड़ दिया। पोरस से कहा मैंने तेरी बहादुरी भी देख ली, तेरे पर मेरी बीवी भी फिदा हो गई, भाई तू जा। तो क्या किया, इसको इसका राज वापस कर दिया। किसको, पोरस को सिकंदर ने राज वापस कर दिया। तो ये तो एक कहानी थी छोटी सी, जो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त कराती है। ओके ओके, ये तो ओवरऑल एक हंसी मजाक के तौर पे कहानी थी, वैसे रियल भी कहानी है, तो आपको समझाने के लिए कहानी बनाई गई। ओके, याद रहेगा। चलिए भाई, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतना पसीना बहा रहा हूँ, इसका फल तो दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके चलिए, और क्या क्या चीज़ हुई सिकंदर के साथ, सारी चीज़ आज क्लियर करके जाएंगे भैया। सिकंदर जो टॉपिक है आपका दिमाग से निकलने वाला नहीं है, अगर एक बार पढ़ लिया, मेरे हाथों से, मेरे मुंह से सुन लिया, तो फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस ओवरऑल शर्त वैसे इतनी है कि वीडियो को पूरा देखना, पूरा विस्तार से जुड़े रहना चैनल के साथ। ओके चलिए, क्या हुआ भैया, सिकंदर जब भारत को नहीं जीत पाता है, नहीं जीतने का कारण क्या रहता है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में जब वो आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य
सिकंदर के कैसे हराता है, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। यहाँ पे हम लोग सिकंदर के बारे में सिर्फ जान रहे हैं। तो एक टॉपिक है स्पेशली सिकंदर। ओके, चलिए। सिकंदर भारत से 19 महीने, कितने महीने कहेंगे, 19 महीने भारत में रहा। भारत में रहा। कितने महीने भैया भारत में रहा, तो आप कहेंगे भैया 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। 19 महीने सिकंदर भारत में रहने के बाद कब से कब तक, आप लोग कहेंगे 326 से लेके 325 तक। कितने वर्ष, 326 से लेके 325 वर्ष। इसी समय में 19 महीने ये भारत में रहा। भारत में जब ये रहता है, फिर इसने कहा किसके ऊपर मोर्चा बोल दिया, इसने बोला मोर्चा मगध के ऊपर। मगध के ऊपर इसने हमला करना चालू किया। कहाँ पर किया, झेलम एवं चिनाब के मध्य युद्ध किया। भैया इसका इरादा तो युद्ध करने का था, मध्य युद्ध का इरादा तो इसका युद्ध करने का था, पर भाई साहब जो इसकी सेना थी ना, सेना ने इससे इनकार कर दिया। सेना का इनकार करने का कारण क्या था, क्योंकि सेना इतनी थक चुकी थी ना, क्योंकि सेना कितने देशों से युद्ध लड़ते हुए आ रही थी। जब इतने देशों से युद्ध लड़ते हुए आएगी कोई सेना, तो जाहिर सी बात है वो युद्ध की वो सेना थक जाएगी। तो ये सेना इतनी थक चुकी थी और डर चुकी थी। डरने का कारण क्या था, चाणक्य। चाणक्य ने इसकी सेना को ऐसे डरा दिया था कि इसकी सेना वापिस होने को मजबूर हो गई थी। उसकी कहानी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, मेरे हिसाब से अभी सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि भैया गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ इतने में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चंद्रगुप्त सिकंदर को पूरा कवर कर दूंगा और चंद्रगुप्त को भी उसमें ही थोड़ा कवर कर दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के पास भेज दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।